हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सॉलिड स्टेट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। सॉलिड स्टेट के सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे थे और हम जो बात कर रहे थे पैकिंग की। वापस बात कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सॉलिड स्टेट के अंदर पूछा जाता है वो बात करते हैं अपन पैकिंग इन सॉलिड, कि क्रिस्टलों के अंदर निबिड़ संकुलन होता क्या है। देखो, अगर मैं पैकिंग की बात करूँ तो मैंने कहा था पैकिंग से आप तीन चीज़, एक तो SCC, एक BCC और एक FCC, तीनों यूनिट सेल को आप पूरी तरह समझ सकते हो कि इस SCC के अंदर तो एटम कोने पर व्यवस्थित क्यों होते हैं, इस BCC में जो एटम है कोनों के साथ साथ बॉडी के सेंटर में क्यों होते हैं, और FCC के अंदर जो एटम है वो कोनों के साथ साथ फलकों के केंद्र पर व्यवस्थित क्यों होते हैं। इन तीनों की जो स्ट्रक्चर है वो ओनली किससे डिसाइड होती है भाई? पैकिंग से। मतलब पैकिंग अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले वाला जो मैंने लेक्चर दिया था वो दिया था मैंने आपको 2 डायमेंशन वाली पैकिंग का। तो मैंने कहा था हमको जो पैकिंग पढ़नी है वो पढ़नी है 3D में, और 3D में पैकिंग पढ़ने से पहले आपको जाना पड़ेगा 2D में, और 2D से पहले मैंने कहा था आपको जाना पड़ेगा 1D में। मैंने आपको ये भी कहा था आपको अगर पैकिंग पता लगाना है तो आपको सॉलिड स्टेट के अंदर 2 बातों का पूरा ध्यान होना आवश्यक है भाई। एक तो पोजीशन, कि एटम पोजीशन कौन सी है, वो कोने पे है, सेंटर में है, बॉडी सेंटर में है, बॉडी डायगोनल पे है, फेस डायगोनल पे है, कहाँ पे हो। और एक आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर, उसे बोला था मैंने हिंदी में समन्वय संख्या। और मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में कोई परमाणु जितने अन्य परमाणु को स्पर्श करता है वही उस परमाणु क्या कहलाती है? समन्वय संख्या। और मैंने कहा था समन्वय संख्या में उस परमाणु का आप चयन करोगे जिसके चारों ओर का एनवायरनमेंट क्या होगा? कंप्लीटली ऑक्यूपाई। या मैं कह सकता हूं कि आप एक ऐसे परमाणु का चयन करोगे जिसके चारों ओर परमाणु उपस्थित होंगे, अन्यथा आप दूसरे परमाणु का चयन नहीं करोगे। और एक इंपॉर्टेंट बात भी आपको बताई गई थी कि पूरे के पूरे सॉलिड के अंदर कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होता भाई। ये नहीं कि आपने यहाँ निकाला 6 निकल गया, आगे 8 आ गया। अगर आपने 6 निकाला है सही तो 6 ही रहेगा पूरी की पूरी यूनिट सेल के अंदर, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। कई बार कथन और कारण वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है एम्स में, विशेषकर जो एम्स की एग्जाम होती है, नीट एम्स की, उसके अंदर पूछा जाता है कि बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है क्या वो पूरी की पूरी यूनिट सेल के अंदर कांस्टेंट होता है? बिल्कुल बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि पूरी की पूरी यूनिट सेल के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है भाई? कांस्टेंट। इसके अलावा मैंने आपसे क्या कहा था, मैं आपको पूरे रिवाइज करा था थोड़ा सा। मैंने आपको कहा था अगर आप 1D पैकिंग की बात कर रहे हो तो मैं कहता हूं आपके पास 3 डायरेक्शन होती है, एक तो X, एक Y, एक Z। और 1D में जमाने का तरीका एक ही था आपके पास कि पूरे के पूरे एटम ऐसे होंगे, ये बताया था मैं आपको। फिर मैंने कहा था आप 1D जाओगे 2D में, और 2D में एटम लाने के 2 तरीके थे भाई। आपने X एक्सिस पे एटम को जमा किया, अब Y पे लाने के 2 तरीके हैं, या तो आप एटम के नीचे एटम ला सकते हो या 2 एटम के बीच में एटम। ये बताया था मैंने आपको 2 तरीके होंगे, या तो एटम के नीचे एटम होगा या 2 एटम के बीच में एटम होगा। और मैंने कहा था इस पॉइंट को बोलते थे अपन डिप्रेशन पॉइंट। इसे क्या बोलते थे अपन? डिप्रेशन पॉइंट। बता दिया गया था आपको पिछले वाले लेक्चर में, इस पॉइंट को बोलते थे अपन डिप्रेशन पॉइंट। मैं कहा था फिर तो 2 पैकिंग बनेगी। एक तो अपने पास क्या होगा ये वाला कि एटम के नीचे एटम, एटम के नीचे एटम, ऐसा होगा, बताया था आपको मैंने। और एक अपने पास क्या होगा 2 एटम के बीच में एटम, ऐसे, फिर 2 एटम के बीच में एटम, ऐसे बताया गया था कि अपने पास 2D पैकिंग 2 तरीके होंगी, एक तो एटम के नीचे एटम और एक 2 एटम के बीच में एटम। मैंने कहा था यहाँ पे अगर आप इस एटम को देखते हो तो इसके तब ये वाला इससे टच करता है, ये से, यहाँ से, यहाँ से, ये 4 एटम को टच करता है। और अगर इन चारों एटम के अगर आप सेंटर में मिलाते हो तो आपको एक स्क्वायर दिखता है। क्या दिखता है? स्क्वायर। स्क्वायर जानते हो ना, वर्ग जिसको बोलते हैं, इसलिए इसका नाम रखा था अपने स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसका नाम क्या रखा था भाई अपन ने? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं अपन SC, और हिंदी में बोलते हैं इसे वर्गाकार निबिड़ संकुलन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? वर्गाकार निबिड़ संकुलन। यहां हमने कहा था अगर आप इस परमाणु को चयन करते हो, इसे ये टच करता है, ये, अगर आप इन 6 के सेंटर में मिलाओगे तो आपको एक हेक्सागोन दिखेगा, हेक्सागोनल। इसलिए इस पैकिंग का नाम रखा था अपन ने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में बोलते हैं इसे अपन HCP। ये बात कही थी मैंने, कहा था ये लेयर A है, ये यही तो लेयर थी, तो ये लेयर जैसे थी साम एक जैसी बिल्कुल, इस लेयर का नाम भी A होगा, ये भी A भी A। इसे बोला था अपन ने ए टाइप अरेंजमेंट, कि ये साबित तो A टाइप है। यहाँ पे ये लेयर A है तो ये क्या लेयर A होगी? क्या ये लेयर A होती कब? जब इस एटम के नीचे ये एटम होता। मैं कहूँगा या तो 2 एटम के बीच में एटम है, तो बताओ ये लेयर अलग हुई कि नहीं? इसे बोला आपने B, फिर अपने पास A, फिर अपने पास B। तो मैंने कहा दिया ये अपने पास था AB टाइप अरेंजमेंट। और मैंने कहा था डायमेंशन से जरूर लिख देना, ये भी 2D के अंदर है और ये भी अपने पास किसकी बात कर रहे हैं? 2D में। देखो मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब जो हम पैकिंग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे 3D की,
किसकी पैकिंग पढ़ेंगे? 3D। और ध्यान रखना 3D में भी ए और ए बी टाइप अरेंजमेंट पाए जाते हैं। सुना ध्यान से बात। विद्यार्थियों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसके अंदर यही भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि वो किसकी बात कर रहा है। अगर आप ए टाइप अरेंजमेंट लिख रहे हो तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आप किसकी बात कर रहे हो, 2D की बात कर रहे हो या 3D की। 3D की बात करेंगे तो बात कुछ अलग होगी और 2D की बात करेंगे तो बात कुछ अलग। देख लो आपके सामने, तो मैंने पहले लिख दिया ये ए टाइप जो अरेंजमेंट है वो किसके लिए लिखा है भाई, 2D के। और ये जो ए बी टाइप अरेंजमेंट है वो किसके लिए लिखा गया भाई, 2D के लिए। बात समझ आ गई। इसे बोला था अपने स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्योंकि इसके अंदर एक स्क्वायर का निर्माण होता है। इसे बोला था अपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्योंकि इसके अंदर एक हेक्सागोन का निर्माण होता है। यहाँ तक की बात मैं आपको पिछले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा चुका भाई, ये रिवाइज करा दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं कुछ एडवांस की। देखो बेसिक बात तो हम कर ही रहे हैं, तो कुछ एडवांस के टॉपिकों को हम यही समझ लेते हैं ताकि हमें आगे कोई सॉलिड स्टेट के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आप दावा करता हूं कि जब सॉलिड स्टेट का पूरा चैप्टर हो जाएगा तो आपको सॉलिड स्टेट की इमेजिनेशन में, यानी किसी भी सॉलिड की इमेजिनेशन में कोई आपको समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ये अपना पूरा दावा है, लेकिन आपको तरीके समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो मैं आपके लिए तैयार बैठा हूं। समझ में बात? अब स्टार्ट करते हैं। अब सुनो ध्यान से। अगर मान लो आपसे वो कह रहा है, कई बार एग्जाम में क्या खिलवाड़ किया जाता है, कैसे? आपको ऐसे बना के दे देगा, देखना ध्यान से बात। ये बना के दे दिया, आप कह दिया कि आपको ये दे दिया गया है या इसको ऐसे बना लो आप, आपकी इच्छा है, दोनों एक ही ऐसे दे दिया, ये दे दिया, कह दिया कि बताओ आपको जो दिया गया है ये ऐसे बना के देगा। आपको एग्जाम में आया हुआ है जेडब्ल्यू के अंदर एक बार क्वेश्चन आया होता है, ऐसे बना के दे देगा। ये दोनों एक ही हैं, बस रोटेट करने का फर्क है, बाकी दोनों एक है। पूछेगा बताओ इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी अगर ये 2D में है तो। पूछेगा क्या कि बताओ अगर आपके सामने कुछ व्यवस्था इस प्रकार की है सॉलिड के अंदर तो बताओ उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी? हमने जो पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी थी वो पढ़ी थी एससीसी की, बीसीसी की और एफसीसी की। और ये तीनों के तीनों कौन से अरेंजमेंट थे भाई? 3D। यानी हमने 2D के अंदर तो पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी ही नहीं। अब पढ़ाऊंगा मैं वहां आपको इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि मैंने आपको ना तो ये समझाया था ना ही ये। तो बताओ ये इसका ही तो पार्ट होगा, कैसा पार्ट होगा पता लग जाएगा अभी आपको। तो आपसे पूछा है उसने 2D के अंदर, हम जो पढ़ के आए वो किसके अंदर पढ़ के आए? 3D के अंदर। और मैंने आपसे ये भी कहा था जितनी अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी होगी उतना ही सॉलिड मजबूत होगा और उतना ही सॉलिड क्या होगा भाई? स्टेबल। ये बात कर चुके थे हम, कर रहे। अब देखो बात ध्यान से, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो देखो ये व्यवस्था कुछ ऐसी है। देखो ये एटम दिख रहा है साहब, ये बीच वाला एटम, ये साइड वाला एटम, ये साइड वाला एटम और ये नीचे वाला एटम। इसको उठा के देखो आप, इसको उठा के अगर मैं इसको बॉक्स करूँ, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको बॉक्स करता हूँ तो शायद इस व्यवस्था उठा के तो डाला गया है यहाँ पे, तो मैं कहूँगा ये 2D है कि नहीं? तो मैं कहूँगा ये आपसे 2D में इसकी तो पैकिंग पूछ रहा है, आपसे पूछी गई है इसकी पैकिंग, बताओ इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। अब सुनो बात ध्यान से, इसको मिटा देता हूँ फिर आपको 3D में पैकिंग समझाऊंगा। तो पहले मैं आपको इसकी पैकिंग एफिशिएंसी समझा देता हूँ कि पैकिंग एफिशिएंसी इसको क्वेश्चन के रूप में दिखाया जाता है। अगर आपने इसको क्वेश्चन ही बढ़ा दी कि आपसे पूछा बताओ इस कंपाउंड की यानी इस सॉलिड की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। अगर कुछ ऐसा है कि बताओ इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, हमको वो जानने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात ये बात कर रहा है 2D, किसकी बात कर रहा है? 2D की। और मैंने कहा था 2D के अंदर जब भी हम एटम काउंट करते हैं तो वो काउंट करते हैं भाई सर्कल। क्या काउंट करते हैं? सर्कल। सर्कल जानते हो ना, वृत्त। क्या काउंट करते हैं? वृत्त। अब आप सोचो आपको मैंने 2D दे दिया तो बताओ 2D के अंदर हमारे पास जो पैकिंग एफिशिएंसी थी या पैकिंग फ्रैक्शन मान लो, आप कुछ भी मान लो, पैकिंग एफिशिएंसी फ्रैक्शन एफिशिएंसी मान लो आप, अपने पास जो पैकिंग एफिशिएंसी थी उसका फॉर्मूला क्या था? Z इंटू क्या था? वॉल्यूम। क्या था अपने पास वहां पे? परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन। वहां पे जो टर्म यूज की थी वो यूज की थी मैंने आयतन। आयतन में यूज करता ही क्योंकि मैं वहां बात किसी कर रहा था भाई 3D की। किसकी बात कर रहा था भाई? 3D। और 3D के अंदर जो टर्म यूज की जाती है वो टर्म होती है अपने पास आयतन। क्या होती है भाई? आयतन। 3D के अंदर टर्म यूज की जाएगी वो क्या होगा अपने पास? आयतन। मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ? 2D की। और 2D के अंदर हम आयतन काउंट नहीं करेंगे। 2D के अंदर हम आयतन काउंट नहीं करेंगे। 2D के अंदर हम आयतन काउंट नहीं करेंगे। 2D के अंदर हम आयतन काउंट नहीं करेंगे भाई अपन जो पहले जो हमने पैकिंग पढ़ी थी उसके अंदर हमने लिया था यहाँ पे Z इंटू परमाणु का आयतन, परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, क्योंकि वहां पे बात किसकी चल रही थी? 3D की।
अब जो बात करें किसी करें 2D की, और 2D का कोई आयतन होता है क्या? अरे सोचो, अगर ये प्लेन है तो प्लेन का कोई आयतन होगा क्या? मैं कहूँगा प्लेन का तो पाया जाता है एरिया। क्या पाया जाता है? एरिया। यानी हम यहाँ पे आयतन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे हम क्षेत्रफल। किसी बात करेंगे? क्षेत्रफल। ध्यान रखना, अगर आप 2D के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हो तो आप आयतन यूज नहीं करके क्या यूज करोगे यहाँ पे? क्षेत्रफल। क्योंकि 3D का ही होता है आयतन, क्या 2D का कोई आयतन होता है क्या भाई? घन का होगा आयतन। और नीचे अगर फेस की बात करूं मैं, नीचे धरती की बात करूं, उसका कोई आयतन होगा क्या? धरती का क्या काउंट करते हो आप? क्षेत्रफल। तो मैं कहूँ जेड इंटू यहाँ क्या पाया जाएगा? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल किसका होगा भाई? यहाँ पे, वहां पे तो आपने गोले का आयतन लिया था, यहाँ किसका क्षेत्रफल लोगे? वृत्त का। और वृत्त का क्षेत्रफल सब जानते हो आप, पाई आर स्क्वायर होता ही नहीं होता। हो गया। अपॉन, अपॉन क्या होगा? वहां पे तो क्या लिया था आपने? यूनिट सेल का आयतन। क्या लिया था? यूनिट सेल। अब देखो यहाँ यूनिट सेल क्या है? यही तो बना रखा है इसने वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल लोगे ही नहीं लोग। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर इस पूरी भुजा को मैं ए मानूं तो ये भी क्या होगी अपने पास? ए। तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका? जानते हो? लंबाई इंटू चौड़ाई क्या हो जाएगा पास? ए स्क्वायर। बताओ पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला बन के आएगा नहीं आएगा? और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे उसको? 100 से। बात समझ में आ रही है भाई? वहां तो आपने एटम को 3D लिया था, और 3D को लिया था आपने गोला, और गोले का क्या काउंट करते हो आप? आयतन। तो वहां पे मैंने आयतन लिया था। आयतन का फॉर्मूला क्या निकाला था वहां पे? 4/3 पाई आर क्यूब। यही था अपने पास। यहाँ पर क्या ले रहे हैं? वृत्त। और वृत्त का तो कोई आयतन नहीं होता, वृत्त का होता है अपने पास क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर। और नीचे भी क्या लिखूंगा? जो आपने स्पेस लिया है उसका क्षेत्रफल, ए स्क्वायर। अब काउंट करना है हमको जेड। जेड काउंट करने का तरीका जानते हो आप? देखो, ये पूरा का पूरा एटम काउंट हो रहा है, लेकिन इसका कितना काउंट हो रहा है? देखो आप, ये अपने पास वृत्त है, वृत्त के कितने पोर्शन होंगे? अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, ध्यान देना इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेडब्ल्यू में पूछा हुआ है भाई। देखो, ये वाला पोर्शन कितना होगा? 1/4। ये भी कितना होगा? 1/4। ये भी कितना होगा? 1/4। और ये भी कितना होगा भाई? 1/4। ये चारों के चारों कितने होंगे? 1/4, 1/4। तो देखो इसका इतना पोर्शन जा रहा है, नहीं जा रहा? ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, और ये भी 1/4। मैं कहूंगा जेड में क्या होगा भाई? 1/4 के कितने होंगे? 1, 2, 3 और 4। मल्टीप्लाई करो 4 से, और साथ में बीच में पूरा का पूरा काउंट होगा ही नहीं होगा? 1। 4 से 4 कैंसिल। बताओ एक कितना होगा अपने पास? 2। जेड की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 2। और साथ में क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर तो निकाल लेंगे अपन, ए स्क्वायर। ए क्या है अपने पास? ही। अब देखो आप ए, अगर आप इसको ए मानते हो तो सुनो ध्यान से, मैंने कहा था ए और आर के अंदर आपको रिलेशन निकालना बेहद आवश्यक है। अगर आपने ए और आर में रिलेशन नहीं निकाला तो क्या इनको आप काट पाओगे? क्या नहीं काट पाओगे। तो पहला काम क्या होगा हमारे पास? ए और आर में रिलेशन निकालना। याद करो, मैंने आपको एससीसी में, बीसीसी में और एफसीसी में, तीनों में पहले ए और आर में रिलेशन निकलवाया था, और उसके बाद क्या काउंट करवाई थी? पैकिंग एफिशिएंसी। तो मतलब यहां भी हमको ए और आर में क्या निकालना पड़ेगा? संबंध। और मैंने कहा था ए और आर में संबंध वहीं से निकाला जाता है जब परमाणु एक दूसरे को क्या करते हैं? स्पर्श। बताओ ये वाला एटम और ये वाला एटम क्या एक दूसरे को स्पर्श करते क्या? नहीं करते। तो बताओ यहां से क्या आप ए और आर का रिलेशन निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। लेकिन देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, बताओ तीनों आपस में टच कर रहे ही नहीं कर रहे? तो बताओ यहां से ए आर का रिलेशन निकलेगा? नहीं निकलेगा? निकालेगा। तो अगर मान लो मैं इस त्रिभुज को देखूं तो ये लंबाई अपने पास ए है, और ये भी अपने पास क्या है? ए। भाई ये ए है तो ये भी होगी। बताओ ये कितनी होगी? जानते हो ना, पाइथागोरस लगा लो। बताओ √2 आएगी नहीं आएगी? ये कितनी आएगी अपने पास? √2। अब देखो यहाँ, इसका अगर आर मानो तो ये आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो मैं कहूंगा √2a = कितना आ जाएगा मेरे पास? 4r। तो a बराबर कितना आएगा भाई? 4r/√2 आएगा, नहीं आएगा? देख लो ना भाई, आपको ए और आर का रिलेशन वहां से निकालना है जब परमाणु एक दूसरे को क्या करते हैं? स्पर्श। तो मैं कहूंगा ये वाला, ये वाला, ये वाला आपस में स्पर्श कर रहे ही नहीं कर रहे? तो देखो ये √2 हो जाएगा। निकालोगे ना, a² + a² निकालोगे पाइथागोरस निकाल के, तो ये वाली कितनी आ जाएगी? कर्ण कितना आ जाएगा मेरे पास? √2a। और √2a में कितने आ रहा है? इसका आधार या पूरे काउंट रहता है? r + r 4r। तो इसको कंप्लीट आर कर दो, 4r/√2 पुट कर दो वैल्यू यहाँ। तो बताओ पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी? जेड की वैल्यू 2 × पाई आर स्क्वायर अपॉन ए की जगह क्या जाएगा? 4r/√2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 100, ये आएगा। तो खोल लो इसको कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे पास? 2 × पाई आर स्क्वायर, नीचे क्या जाएगा? 4 × 4 × r स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होता है? √2 मल्टीप्लाई 100। भाई √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 आएगा, ऊपर चला जाएगा। 4 से अपने पास क्या होगा? देखो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, और ये अपने पास 2 दूनी के 4, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया? पाई, नीचे क्या बच गया? 4। मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से, ये लगभग आ जाएगा मेरे पास 78.5%। तो मैं कहूँगा इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई? 78.5%। कितनी आएगी पैकिंग एफिशिएंसी? 78.5%। बात समझ में आ गई होगी। ये इस प्रकार आप निकाल सकते हो पैकिंग एफिशिएंसी। ये किसकी पैकिंग एफिशिएंसी बात की मैंने? 2D। और मैं कहूँगा ये स्क्वायर है कि नहीं? तो ये कौन सी पैकिंग होगी मेरे पास? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यानी आपने निकाला है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में पैकिंग एफिशिएंसी का मान। आपने क्या निकाला है भाई? स्क्वायर क्लोज पैकिंग में पैकिंग एफिशिएंसी का मान। बात समझ में आ रही है?
आपने निकाल दिया कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और फिर मैं बताना है कि अगर मान लो आपको एग्जाम में ये देता हूँ, अगर मैं आपको क्वेश्चन बना के दूं, बताओ इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी। इसको तरीके से बनाना है ना, तरीके से बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे बना सकता हूँ। इसकी आपको निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी। ये आपका काउंट होगा, ये आपका है होमवर्क। आपको इसकी निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी। जो बंदा इसकी पैकिंग एफिशिएंसी मेरे को निकाल दिखाएगा उसको मैं मेरी तरफ से चॉकलेट दूंगा भाई, ध्यान रखना इस चीज़ में। इसकी निकालनी है आपको पैकिंग एफिशिएंसी विद सॉल्यूशन कि सर हमने ऐसे निकाली। समझ में आई बात? निकाल के बताना था कैसे निकाल के आते हैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, चलो भाई, ये तो बात थी अपने पास पैकिंग एफिशिएंसी। मैं बात जो करने वाला था वो बात करने वाला था पैकिंग की। अब जो बात करने वाले हैं हम वो बात करेंगे 3D पैकिंग। किसकी बात करेंगे भाई? 3D पैकिंग। किसी बात करेंगे 3D पैकिंग। अब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करने वाले हम 3D पैकिंग इन सॉलिड।